मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन से हम 5th पॉइंट पे थे। पहले हम इंटरवेंशंस टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ को ही डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैनुअल और मैकेनिकल, पैसिव, असिस्टेड स्ट्रेचिंग पढ़ी थी, सेल्फ स्ट्रेचिंग, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक, फिर मसल एनर्जी टेक्निक्स पढ़ी थी। अब हम जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत बेसिक सी मैनुअल थेरेपी टेक्निक है। एक्चुअली हम मोबिलाइजेशंस और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज में, तो इतनी डिटेल में यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया हुआ, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। आगे हम काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो इतना भी पता होने या नॉर्मल एक चीज़ पता होनी चाहिए। सिर्फ मैनुअल थेरेपी टेक्निक है, ठीक है। मैनुअल थेरेपी का मतलब ये है कि हम मैनुअल थेरेपी है, तो इसका मतलब आप पेशेंट थेरेपिस्ट अपने हाथ से दे रहा है, ठीक है। तो मैनुअल थेरेपी टेक्निक है स्पेसिफिकली अप्लाई टू जॉइंट स्ट्रक्चर्स। हम जॉइंट के स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करते हैं, एंड आर यूज टू स्ट्रेच कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस, रिपोजिशंस आर सबलक्स और डिसलोकेटेड जॉइंट। बेसिकली हम या तो कैप्सुलर, जो कैप्सूल्स में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए कर रहे थे यूज़, या जो सबलक्स या डिसलोकेटेड जॉइंट होता है, या अपनी जगह से जो जॉइंट हिल गया है उसको अपनी जगह पे वापस लाने के लिए हम ये मोबिलाइजेशन या जॉइंट मोबिलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, सिंपली हम ये कहते हैं कि ये डिज़ाइन हुई है टू इम्प्रूव मसल एक्सटेंसिबिलिटी। ये मसल की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इम्प्रूव कराइए, ठीक है। मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन से हमें साफ सी चीज़ पता चली है कि हम कुछ ऐसी मूवमेंट्स अप्लाई करके उनकी मोबिलाइजेशन या मोबिलिटी को इंक्रीज़ करा देंगे, मोबिलिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए कहते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन टू इम्प्रूव मसल एक्सटेंसिबिलिटी को मतलब ये है कि ये मसल की एक्सटेंसिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन, ठीक है। ये इन्वॉल्व करती है कुछ एप्लीकेशन जो प्रोग्रेसिव मैनुअल फोर्सेस हैं, जैसे हम कहते हैं कि या तो ग्रेजुअली हम कोई फोर्स अप्लाई करें आराम से, सस्टेन स्लोली, ठीक है, सस्टेन मैनुअल प्रेशर, ठीक है, या हम डीप स्ट्रोकिंग करें। ये भी एक मसाज की टेक्निक्स वगैरह हैं कुछ, जिनसे हम डीप स्ट्रोकिंग का मतलब से ऐसे हो सकता है कि हम एकदम से या स्ट्रोक के हिसाब से एकदम से तेज़ी से दे देते हैं, ठीक है, इस तरह से हो। टू इफेक्ट चेंज इन द मायोफिशियल स्ट्रक्चर्स, हम ताकि हम मायोफिशियल स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकें, दैट कैन बाइंड सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड इम्पेयर मोबिलिटी। सिंपली सॉफ्ट टिश्यूज़ और इम्पेयर मोबिलिटी के साथ जो बाइंड हुए में, ठीक है। अब हम सिंपली कह रहे थे कि ये चीज़ें हमने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन पढ़े थे, ठीक है। ये कुछ थेरेपीज़, ये टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिक्शन टाइम मसाज हो गया, मायोफिशियल रिलीज हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी होगी। ये थेरेपीज़ हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत डिटेल लेक्चर्स हैं, हाँ सब, ठीक है। इसको हम बाद में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली आप ये समझ लो कि ये कुछ मसाज की टेक्निक्स हैं, ठीक है। या प्रेशर को, जिस जगह प्रेशर है या उस जगह से रिलीज़ कराने के लिए, या कोई ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है उसको रिलीज़ कराने के लिए हम बेसिकली वहाँ पे काम कर रहे थे, तो सिंपली इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। ये डिज़ाइन हुई है टू इम्प्रूव टिश्यू मोबिलिटी बाय मोबिलाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स टू सॉफ्ट टिश्यूज़। सिंपली ये इसलिए डिज़ाइन हुई है ताकि हम टिश्यू की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करा सकें, मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई करके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के या जो बाइंड हुए में सॉफ्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ उन सब की, ठीक है। सिंपली है न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, ये ऐसी मोबिलाइजेशन न्यूरल टिश्यू होती है जो हम कहते हैं ना कि अगर किसी बंदे को कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या कोई ट्रॉमा आ गया, ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशन या स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे मेनिंजेस वगैरह या कुछ ऐसा है, ठीक है, या नर्व रूट्स के इर्द गिर्द या एट द साइट ऑफ इंजरी या एट द प्लेक्सिस और पेरिफेरल नर्व्स, किसी भी जगह, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, इंसिजन और स्कार फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो टेंशन हो रही है उस टेंशन जो एडिशन और स्कार फॉर्मेशन की वजह से हो रही है, ठीक है, वो क्या करती है कि वो एक पेन या कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को लेके आती है, ठीक है। आफ्टर टेस्ट टू डिटरमाइन न्यूरल टिश्यू मोबिलिटी आर कनेक्टेड, हम कुछ टेस्ट भी करते हैं कि न्यूरल टिश्यू मोबिलिटी को से करें, और न्यूरल पाथवेज मोबिलाइज थ्रू सेलेक्टिव प्रोसीजर, और उसको मोबिलाइज करने के लिए हम फिर काफ़ी प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। इससे आप ये चीज़ समझ लो कि जो न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन है सिंपली एक ये ऐसी मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन की एक टेक्निक है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं कि न्यूरल टिश्यूज़ को मूव या स्ट्रेच कराने के लिए, ठीक है, या हम
कुछ मूवमेंट्स ऐसी मूव करा देंगे जो सराउंडिंग्स को हमारे पास स्ट्रेच करवा देंगी, या कुछ इस तरह से, या कोई टेंशन की डेवलपमेंट कर देंगे हम, जो उसके इर्द गिर्द टिश्यूज़ हैं, कुछ इस तरह से हम न्यूरल टिश्यू की मोबिलाइजेशन करा देते हैं। सिंपली है, ठीक है। नाउ हम ब्रेक के बाद वापस आए हैं, तो हम देखते हैं कि सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग क्या होती है, ठीक है। बेसिकली सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग हम ऐसी स्ट्रेचिंग को कहते हैं जो अप्लाई करते हैं हम स्ट्रेच कुछ मसल्स पे या जॉइंट्स पे, और कुछ को हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन हमने ये जब हम ये कर रहे होते हैं कि पेशेंट की हमने जब ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, ठीक है, तो उस टाइम हमने सबसे बड़ी चीज़ ये नोट करनी है कि उस पेशेंट की नीड क्या है, एक्चुअली वो चाहता क्या है, कि उसकी कौन सी चीज़ ऐसी है जो जल्दी इम्प्रूव हो, जल्दी मेंटेन कर सके, जिसमें वो मोबिलिटी और स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहता है, जल्दी चाहता है, उसकी ऐसी कौन सी फंक्शनल परफॉर्मेंस है जिसमें वो ज़्यादा चाहता है। हमने पहले उन मसल्स पे काम करना होता है, ठीक है। फिर बाकी जो हमने लिमिट किया है या जो हमने काम किया वो उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि सिलेक्टेड मस्कुलर टेंडरनेस यूनिट्स है, जो हम कहते हैं कि अगर डिसीजन टू अलाउ रिस्ट्रिक्शन टू डेवलप इन द selected muscular tendinous units and joint is usually made in the patient of permanent पैरालिसिस के पेशेंट्स में हमने बेसिकली हमने यही चीज़ देखनी होती है कि उस बंदे की स्टेबिलिटी को कैसे वापस लाया जाए, किस और कौन सी ऐसी स्टेबिलिटी है जिससे वो ज़्यादा जल्दी जो है ना अपनी वापस आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं, अगर एक पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है उसको, ठीक है, उसकी जो ट्रंक है हमारे पास वो उसकी डिपेंडेंस हमें ज़रूरत है ताकि वो बंदा बैठ सके, उठ सके, या थोड़े बहुत अपने काम खुद से कर सके, ठीक है। अगर तो थोरैसिक लेवल पे या सर्वाइकल लेवल पे हमारे पास ना इंजरी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके बैक एक्सटेंसर्स भी एक्टिव कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम हैमस्ट्रिंग को रूटीनली स्ट्रेच करवाते रहते हैं ताकि हम एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करा सकें या मेंटेन कर सकें, ठीक है, इम्प्रूव कर सकें या मेंटेन। और हम मॉडरेट हाइपोमोबिलिटी भी रखते हैं जो हमारे पास एक्सटेंसर्स है लो बैक के, ठीक है। लो बैक के हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मोबिलिटी को कम कर देते हैं या मॉडरेट तौर पे कम कर देते हैं ताकि हम एक्सटेंसर्स की लो एक्सटेंसर्स की डेवलप रखें, थोड़ी सी मॉडरेशन, ठीक है। दिस enables a patient to lean into slightly, अच्छा क्या है कि ये पेशेंट को ना स्लाइटली लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में ना हमारे पास बैठने पे कर देते हैं या हेल्प कर देता है, ठीक है। हाँ, तो पेशेंट जो होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो ड्रेसिंग कर सकता है, वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, उसकी काफ़ी हद तक जो है वो इंडिपेंडेंस आ रही होती है। टू मच जो लिमिटेशन है ना हमारे पास लो बैक की, वो भी फंक्शन को डिक्रीज़ करेगी। हमने इतनी ज़्यादा लिमिटेशन नहीं करनी बैक एक्सटेंसर्स की, थोड़ी बहुत करनी है क्योंकि हमें मॉडरेट हाइपरमोबिलिटी चाहिए, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ ये कैसे हो सकता है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक पैरालिसिस का पेशेंट है, ठीक है, और उसकी सिटिंग इम्प्रूव नहीं हो रही, तो कुछ हद तक वो इस पैटर्न में आ जाता है। ये फुल तरह से लॉन्ग सिटिंग में, कुछ तरह पे लॉन्ग सिटिंग से लेग स्ट्रेट से भी हो जाती है, तो कुछ इस तरह के पोस्चर में पेशेंट आ जाएगा, ठीक है। सिंपली उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि अगर हम ये टेक्निक्स अप्लाई करते हैं या हम सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग देते हैं तो पेशेंट अपने आप मूव करना, ये थोड़ा बहुत अपने आप को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, अपनी ड्रेसिंग कर लेना, कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो पेशेंट खुद करने लग जाता है, ठीक है। सो बेसिकली हमने इसी चीज़ पे काम करना होता है कि पेशेंट को हमने अपनी मूवमेंट्स पे वापस लाना होता है, ठीक है, उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। अब एक पैरालिसिस का पेशेंट है, वो तो शायद अपनी ज़िंदगी से भी तंग आके तो सब कुछ छोड़ चुका होता है, तो आपने उसको हर तरह से उसकी ऐसी इम्प्रूवमेंट करें जिसमें उसको लगे हाँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सो ऐसी चीज़ों पे आपने काम करना होता है, ठीक है। सिंपली ये है कि उसकी नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक फंक्शन, डेली एक्टिविटीज़ के फंक्शंस क्या है, वो हम उस पर काम करना होता है बेसिकली, ठीक है। हम इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टेंडिनस अफेक्ट होता है। टेंडिनस अफेक्ट का मतलब ये होता है ना कि अगर एक मसल, अगर फ्लेक्सर्स हम रिलैक्स करा रहे हैं तो एक्सटेंसर्स को
एक्सटेंड कराएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। बेसिकली इतना ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगी, सिर्फ इसको मैं इतना बता देती हूँ कि अगर कोई स्पाइन कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है या कोई ऐसी स्पाइन कॉर्ड इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स का या उसकी ग्रेस्पिंग मूवमेंट चली गई ना किसी चीज़ को पकड़ने की, तो हम क्या करते हैं ना कि हम जो उसके लॉन्ग फ्लेक्सर्स हैं ना, उन लॉन्ग एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, उनकी लॉन्ग फ्लेक्सर्स की हम हाइपर मोबिलिटी करा देते हैं, यानी उसकी मोबिलिटी को कम करा देंगे फिंगर्स के हाई फ्लेक्सर्स की, और रिस्ट के एक्सटेंस फ्लेक्सर्स की हम जो है ना उसकी करा देते हैं हम उसकी मूवमेंट ज़्यादा करा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रैस्पिंग मूवमेंट आती है, जिससे उसको काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो चीज़ पकड़ सके या कुछ इस तरह से, ठीक है। ये टेंडरनेस अफेक्ट, ठीक है, बेसिकली हम ये इस तरह से मूवमेंट्स करा देते हैं ताकि उसको कुछ तो हेल्प हो के वो किसी चीज़ को पकड़ सके, सिंपली ये चीज़ है, ठीक है। ये जो है ये लास्ट ट्रिक है ओवर स्ट्रेचिंग और हाइपर मोबिलिटी। ओवर स्ट्रेचिंग और हाइपर मोबिलिटी को हम इसी सेंस में लेते हैं कि ओवर स्ट्रेचिंग जो होती है वो स्ट्रेच वेल बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी सराउंड कर लेते हैं तो वो हाइपर मोबिलिटी है, हम कहते हैं मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। सिंपली ओवर स्ट्रेचिंग और हाइपर मोबिलिटी का यही है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपर मोबिलिटी कहते थे, ठीक है। क्रिएटिंग सेलेक्टिव हाइपर मोबिलिटी बाय ओवर स्ट्रेचिंग में बी नेसेसरी फॉर सर्टेन हेल्दी इंडिविजुअल्स। कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी सेलेक्टिव हाइपर मोबिलिटी हेल्पफुल होती है स्ट्रेचिंग के साथ साथ विद नॉर्मल स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी को पार्टिसिपेंट जैसे स्पोर्ट्स होगी या कुछ ऐसे जिस पर्सन को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो उस बंदे के लिए काफ़ी सिलेक्टिव हाइपर मोबिलिटी काम करती है, ठीक है। ओवर स्ट्रेचिंग भी हेल्पफुल होती है, या हम कहते हैं कि ये जॉइंट की इंस्टेबिलिटी भी कॉज कर सकती है, क्योंकि हम इस तरह से कहते हैं ना कि जैसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जॉइंट के और जो स्ट्रेंथ है मसल्स की अराउंड द जॉइंट्स वो बहुत इनसफिशेंट होती है और वो होल्ड कर लेती है, होल्ड करके उसने रखा होता है जॉइंट को स्टेबल, ठीक है। अगर तो जॉइंट को स्टेबल ना करके रख सके, ठीक है, तो उसके क्या होता है, उसकी वजह से फंक्शनल पोजीशन होती है ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, वो इंस्टेबिलिटी कोई कॉज कर सकती है, कोई मस्कुलर एंड स्केलेटल इंजरी हो सकती है, कोई पेन हो सकती है, कोई इंस्टेबिलिटी आ जाती है जॉइंट में, क्योंकि हम कहते हैं ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेच अब इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आ जाए, कुछ खतरनाक से इफेक्ट आ जाए, ठीक है, जॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि सिंपली हम ओवर स्ट्रेचिंग हाइपर मोबिलिटी के सेंस में लेके आते हैं, ताकि ये कुछ जो हमारे पास हेल्पफुल भी होता है, जैसे अगर किसी को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर जिसको खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला है, कोई कुछ भी ऐसा इशू हो गया है जिसकी वजह से वो उसको नहीं करानी चाहिए थी लेकिन उसको करा दी गई है, तो उसको मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यानी किसी भी चीज़ की इंजरी, कुछ लिगामेंटम इंजरी हो सकती है या कुछ बहुत सी इंजरीज आ सकती है, ठीक है, तो सिंपली हमने हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। सो आप ये पूरी हो चुकी है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।